goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit। देखो यहाँ पे तो weighted लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको करा देता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, वेटेड में तो क्या है, सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट में भी वेटेड नहीं करा रहा, इसी में मैं आपको करा रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। प्रॉफिट फॉर दीज 4 years एंडेड 31 मार्च आपको गिवन है। देखो ये प्रॉफिट और आपको इस साल 4 साल का प्रॉफिट आपको गिवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपका चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल कंपनी या फर्म अपनी गुडविल कैसे वैल्यूड करती है, कैसे कैलकुलेट करती है, कब कब वैल्यूएशन करती है, हमेशा तो नहीं करेगी वैल्यूएशन, तो किस टाइम पे गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है और कौन कौन से फॉर्मूले हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करते कब है। तो एक ध्यान रखो, एक वर्ड आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जैसे आपका एक चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो पार्टनर्स वही हैं बट रेशो बदल गया, तो क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। हाँ है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ये भी हो गया। एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपका एक चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का ही पार्ट है। तो आंसर इज यस, क्योंकि उसमें भी जब नया पार्टनर आता है तो रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट है। तीसरा आता है आपका चैप्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट है। तो आंसर इज यस, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि जब ABC 3 पार्टनर्स होते हैं, एक चला जाता है तो बाकी 2 का रेशियो बदल जाता है। तो ये भी क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एक आता है आपके पास डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो क्या उससे रेशियो बदल जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो आंसर इज यस। तो फिर से रेशियो बदल गया तो क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट है। तो आंसर इज यस। तो ये 4 चैप्टर जो हैं आपका वो किसका पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में ये भी आ सकता है कि आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट नहीं है। इसी में अगर आता है आपके पास डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है, क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्या ये जो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट है। तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन में पार्टनर्स रेशियो बदलते नहीं है, फर्म ही बंद हो रही होती है। तो इसलिए ऐसे आपके 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा नहीं है कौन सा है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। करेक्ट। एक आपके सिलेबस में ये भी है एमलगमेशन, एमलगमेशन ऑफ अ फर्म। एमलगमेशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है, एमलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब कि ये कि 2 फर्म मिलके एक नई फर्म बना लेती है। तो 2 फर्म मिलके एक नई, इस तरह से 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नया पार्टनरशिप फर्म बना लिया। तो जो अब नए फर्म बने हैं उसमें रेशो क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा जो पहले था। तो ये भी क्या पार्ट है आपका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का ही पार्ट होता है एमलगमेशन ऑफ फर्म। आपने सुना होगा या खाया भी होगा, एक आइसक्रीम ब्रांड है क्वालिटी वॉल्स, क्वालिटी वॉल्स। तो ये जो 2 कंपनी है, ये एक क्वालिटी अलग कंपनी है, वॉल्स अलग कंपनी है। ये इंडियन कंपनी थी, वो यूके की कंपनी थी। ये दोनों कंपनी मिलके एक नई फर्म बना दी क्वालिटी वॉल्स। तो क्वालिटी वॉल्स जो हो गया ये आपका एमलगमेशन है, इसी को बोलते हैं एमलगमेशन। यानी 2 फर्म या 2 पार्टनरशिप फर्म मिल गया, 2 कंपनी आपस में मिलके एक नई फर्म बना लेना, दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन। तो एमलगमेशन क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट है। तो आंसर इज यस, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट होता है। करेक्ट है। अब हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स। तो मेथड्स में आ जाइए, सबसे पहला कि आपके पास कौन कौन से मेथड हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला आता है आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड आता है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ आता है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन का दूसरा पार्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5
5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एवरेज के 2 हो गए, सुपर प्रॉफिट हो गया अकेला एक, और कैपिटलाइजेशन का 2 हो गया, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये टोटल आपके 5 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, इस सिलेबस में आपको गुडविल को वैल्यूड करने का। करेक्ट है। अब गुडविल वैल्यूड करने का जो सबसे पहला मेथड आता है आपके पास, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम इसको करेंगे, सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा इस पे, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन कैसे करना है आपको। करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी कभार आपको ईयर्स में गिवन होगा कि 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, और उसके बाद कई बार आपको क्या है परसेंटेज में भी गिवन होगा कि 120%, 130%, 140%। तो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी साल मान लो लॉस हो रहा है, तो लॉस को क्या करेंगे हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, जो भी सम आएगा उसमें से लॉस को क्या कर दोगे आप, सबट्रैक्ट कर दोगे। करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना जो नोट लिखवाया है कि इफ एडजस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उन नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को जो है एडजस्ट करोगे। कैसे करोगे, तो आपके पास 3 to 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, है ना, तो आप 3 to 4 ईयर का इसी फॉर्मेट में करना जिस फॉर्मेट में मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपके पास ईयर एंडिंग है, आप ईयर एंडिंग लिख लोगे, नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा वो लिख लोगे, ठीक है। प्रॉफिट अगर किसी साल लॉस है तो किस में आ जाएगा, वो ब्रैकेट में लगा देना आप उसको। तो इस तरह से आपके पास ये 3 चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फिर उसके बाद अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये खर्चे हर साल नहीं होते, कभी कभार जाके लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर क्या कहलाएगा, हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस जिस भी साल हो रहा है या जिस भी साल हुआ होगा एबनॉर्मल लॉस, उसको आप क्या करोगे, उस साल के प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। से कि अगर ये वाला एबनॉर्मल लॉस इस साल हुआ था, तो इस साल में क्या कर दूंगा इसको प्लस। अगर किसी साल एबनॉर्मल गेन हो गया, गेन मतलब गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग या कोई भी फिक्स एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो, उस पे अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग इनकम होती है हमारी। नॉन रेकरिंग इनकम को हम क्या करते हैं, उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। करेक्ट है। तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन और ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को आपको करना क्या है, प्लस, और एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, माइनस। तो उससे क्या निकल के आएगा आपके पास, एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट जो भी निकल के आया, तो आप इस प्रॉफिट को फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे। सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट जो था, हमारा ये जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। यानी इस एग्जांपल में कितने नंबर ऑफ ईयर्स है आपके पास, 3, तो 1 2 3 से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट को क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गुडविल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल। तो ये तो था आपका सिंपल एवरेज मेथड, कि सिंपल एवरेज मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे, मेथड पे। ये कौन सा मेथड है, इसमें क्या चेंज है उससे और इससे। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो पहले, गुडविल इक्वल टू क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये पिछले वाले मेथड में भी सेम है और ये इस वाले मेथड में भी सेम है। ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको गिवन रहेगा, बट चेंज क्या हो गया कि पिछले वाले मेथड में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट हुआ करता था, यहाँ क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ वेटेड प्रॉफिट।
प्रॉफिट, जो वेटेड प्रॉफिट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका आपको सम निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर से नहीं, इस बार डिवाइड करना पड़ेगा सम ऑफ वेट से, सम ऑफ वेट से। अब देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तीनों साल का प्रॉफिट 3000, 3000 और 3000। वेट, अब वेट क्या है कि जो सबसे नियरेस्ट ईयर है ना, उसको आप ज्यादा वेट दोगे, यानी 17 पहले 15 फिर 16 17, तो आज हम कहाँ पे खड़े होंगे, आज हम होंगे 18 में, 18 के टाइम पे वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ मेरे सबसे पहले, 17 या 16 या 15, तो सबसे नियरेस्ट क्या हुआ आज के टाइम पे 17। तो इस 3 साल में जो सबसे नियरेस्ट है वो क्या है मेरा 31 मार्च 17, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा वेट से, 3 से, क्योंकि ईयर कितने हमारे पास 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही 4 साल का होता तो जो नियरेस्ट ईयर हुआ था उसको 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से, फिर 1 से। तो वेट का मतलब इंपोर्टेंस है ना, किस ईयर को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाए, तो जो नियरेस्ट है उसको हम ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे, करेक्ट है। तो ये वेट या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन हुआ तो जो नियरेस्ट है 3 है तो फिर 3 से स्टार्ट करोगे मैक्सिमम से, और मैक्सिमम किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो नियरेस्ट ईयर है 3 2 1 करके। फिर आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोडक्ट भी बोला जाता है या इसको वेटेड प्रॉफिट, यही है हमारा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, इनका प्रोडक्ट करके 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2, 6000 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, 9000। तो ये आपका आ गया वेटेड प्रॉफिट या इनका प्रोडक्ट। अब आप फॉर्मूले में जो लगाओगे सम ऑफ ऑल इयर्स ऑफ वेटेड प्रॉफिट, तो ये था, इनको ऐड करोगे 3000 प्लस 6000 प्लस 9000, तो ये अमाउंट कितना आएगा आपके पास 18000, और डिवाइडेड बाय क्या था, सम ऑफ वेट, वेट कितना है 1 प्लस 2 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, सम ऑफ वेट से, तो फिर से आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। इस तरीके से आपका ये है हमारा सेकंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट है। अब आ जाते हैं, मैं इसमें मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो देख लो फटाफट से एक इस पे एक क्वेश्चन देख लो, ये है आपके सामने जो मैंने अभी है। फिर उसके बाद नीचे क्या कह रहा है कि वेट असाइन, क्योंकि मैं ये मेथड करा नहीं रहा हूँ वेट वाला, तो इसको भी वेट को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को देखो कि क्या दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2018, मतलब 31 मार्च 2018 किस साल की प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये इस ईयर की प्रॉफिट की बात कर रहा है। क्या हुआ इस साल में, अब मेजर रिपेयर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर रुपीज 12,000, यानी एक रिपेयर कराया गया उस प्लांट को, व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अगर जब भी किसी प्लांट को रिपेयर किया जाता है, मेजर रिपेयर किया जाता है, तो उसका मतलब वो कॉस्ट खर्चे में नहीं आएगा, उस कैपिटलाइज कर देंगे उस प्लांट में, उस मशीनरी में, उस एसेट्स में। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटलाइज नहीं किया, उसको एक्सपेंस मान लिया, रेवेन्यू मान लिया। द सम सेट इज टू बी कैपिटलाइज, कह रहा है कि इसको क्या करना है, हमें क्या करना था, कैपिटलाइज करना था, मतलब उस प्लांट के कॉस्ट में ऐड करना था। बट इन्होंने क्या कर लिया, उसको रेवेन्यू मान लिया। अगर रेवेन्यू मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, तो उस साल के प्रॉफिट में से इसको क्या कर दिया गया होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया हो गया, तो गलती है ये, है ना। अब हम उसको क्या मान रहे हैं, एसेट्स, एसेट मान रहे हैं, तो हमें जो उस साल हमने प्रॉफिट पहले माइनस क्या होगा, उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रॉफिट उसके अंदर ये वाला आपको ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर आप जब उसको कैपिटलाइज कर दोगे, मतलब जब आप एसेट्स बना दोगे, तो उस पे आपको फिर क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम से, किस मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। दो मेथड होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो है डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, करेक्ट है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे दो एडिशन बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मेट है, देखो यही सॉल्यूशन है आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट ये गिवन था 4 सालों का, मैंने लिख दिया ये
लिख दिया। उसके बाद क्या आया कि हमने जो रिपेयर कराया था 12,000 रुपीज का, उसको हमने क्या मान लिया था, कंपनी ने, फॉर्म ने क्या मान लिया, एक्सपेंस। गलती थी, इसको क्या मानना चाहिए था, एसेट्स। तो जो खर्चा पहले माइनस हो गया है, एक्सपेंस जब कंपनी ने करा था, और उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, उसी साल के प्रॉफिट में, देखो उसी साल के प्रॉफिट में यहाँ पे 12,000 रुपए क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो उससे पुराना वाला जो मिस्टेक था वो क्या हो गया, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमने इसको ऐड किया, तो अब हमने इसको खर्चे से क्या मान लिया, एसेट्स। रिपेयर एक्सपेंस नहीं था, क्या था, एसेट था। अब एसेट था तो क्या लगेगा उस पर, डेप्रिसिएशन। करेक्ट है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा किस साल पे, 2 साल का, 2018 में भी और 2019 में भी। बट इस क्वेश्चन में देखो आप एक बार ध्यान से कि हमने रिपेयर कब कराया था, 31 मार्च 18 को, मतलब एट द ईयर एंड। अगर एट द ईयर एंड हमने रिपेयर कराया तो उसका मतलब उसी साल हमने उसको, उसी दिन हम एसेट्स मानेंगे, तो उस साल का कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि एट द ईयर एंड हम एसेट्स मान रहे हैं, तो उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन उसी अमाउंट पे आप नेक्स्ट ईयर, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाओगे, 10% था, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 12,000, उसका 10% कितना आ जाएगा मेरे पास, 1,200 रुपीज। तो ये डेप्रिसिएशन जो है हमारा नेक्स्ट ईयर आके माइनस हो जाएगा। अभी एक साल और होता, अगर मान लो यहाँ पे 20 भी दे रखा होता, उसका भी बैलेंस प्रॉफिट दे रखा होता, तो क्या करते, जो हमारे पास 12,000 रुपीज की कॉस्ट थी, उसमें से पहले पिछले साल यानी 19 का डेप्रिसिएशन माइनस करते, फिर जो अमाउंट आता उस पे हम फिर से 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। यही बोलता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो उस साल का डेप्रिसिएशन फिर से 12,000 पे ही कैलकुलेट होता। करेक्ट है, तो इस तरह से हमने इसको ठीक कर लिया, एसेट मान लिया, खर्चे को ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was overvalued by 4,800। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने ओवरवैल्यूड कर रखा है, गलती से कम था, हमने ज्यादा पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा पे रिकॉर्ड करोगे तो उस साल का जो जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी ज्यादा आ गया होगा। तो गलती हुई, ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को हमको कम। करेक्ट है, तो इस साल आप 17 में क्या करोगे, 17 में आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट था, जो ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, तो 17 में हमने क्या कर दिया, उसको 4,800 को माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि उस साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, और क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, इसलिए ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन 17 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 18 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। अगर 17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, इसका मतलब ये हुआ कि 2018 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी ओवर वैल्यूड होगा। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक के बीच में। मतलब ये कि जितना आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओगे प्रॉफिट उतना क्या आया होगा, कम। तो इसको क्या करना है, घटाने के लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। क्लोजिंग स्टॉक और जीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और जीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, प्रॉफिट मेरा उस साल का उतना कम आया होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना मेरे को, ऐसा आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज कर देना है। तो देखो 18 में मैंने क्या किया, 4,800 ही यहाँ पे माइनस किया था और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। तो इससे हमारा पुराने जो मिस्टेक थी वो क्या हो गई, ठीक हो गया। तो ये अब सर 19 में कोई इंपैक्ट, 19 में क्यों आएगा इंपैक्ट भाई, क्योंकि जो 18 का ओपनिंग में प्रॉब्लम था, 18 के क्लोजिंग में प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है, तो क्लोजिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो 19 पे भी इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 17 में प्रॉब्लम है तो वो 18 का ओपनिंग स्टॉक में प्रॉब्लम होगा, 18 के क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट 19 में कुछ नहीं होगी। करेक्ट है ये बात। चलिए जी, एक रह गया एडजस्टमेंट हमारा लास्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹9600 should be made for the purpose of goodwill valuation। ये कह रहा है कि एक मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से एक एनुअल चार्ज आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो एनुअल चार्ज, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब
इन 4 सालों में नहीं माइनस हुआ था ये मैनेजमेंट कॉस्ट, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 19 से आगे ये 9600 जो है आपका ये खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, यानी ये एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर का है इसका मतलब क्या करना है कि नेक्स्ट 19 से आगे ये खर्चे होंगे, बट हम गुडविल वैल्यूड करते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे, यानी इन सब की वैल्यू पे। इसलिए ये खर्चा जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार हो, आने वाले टाइम में बार बार होगा, उन खर्चे को क्या करना होता है, हमको हर एक साल के प्रॉफिट में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसीलिए जो आपका जो लास्ट पॉइंट है, देखो एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट 9600 इस साल भी माइनस हुआ, 9600 इस साल भी माइनस हुआ, 9600 इस साल भी माइनस हुआ, 9600 इस साल भी माइनस हो गया। इस तरीके से जो खर्चे रेकरिंग नेचर के हैं उनको हम हर साल की कॉस्ट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब करने के बाद जो आपका प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट हमने निकाल लिया है एक बार, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, देखो सभी साल के प्रॉफिट्स ले लिए मैंने, तो इनको जोड़ लिया, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे हमारे पास, 4 थे, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा अमाउंट आया है एवरेज प्रॉफिट, वो कितना आया, 40,600। इसको आप गुडविल निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ये 3 टाइम्स क्वेश्चन में गिवन था, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,21,800। तो इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर यही क्वेश्चन आपको वेटेड से करना होता तो कहाँ चेंज आ जाता, आप क्या करते, फिर ये जो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये 4, उसको फिर आप क्या करते हो, वेट से मल्टीप्लाई करते, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई। कितने साल हैं ये, 4, तो हाईएस्ट वेट कितना हो गया, 4। हाईएस्ट वेट किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नियरेस्ट है, यानी 20 के नियरेस्ट में सबसे पहला क्या आ गया, 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, फिर उनका प्रोडक्ट लेते, फिर प्रोडक्ट का जो सम आता उसको आप डिवाइड करते, 4 + 3 + 2 + 1 जो भी अमाउंट आता उस अमाउंट से डिवाइड करते, तो क्या निकल आता आपके पास, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर उसको आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ जाता है आपके पास, गुडविल। तो ये क्वेश्चन एक टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का, एसेट्स को खर्चा, खर्चे को एसेट मान लिया। तो ये ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग जो है राइट डाउन कर लेना, है ना। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन मैंने कराया उसको देखना, एक दो बार समझना उसको देख के, तो आपको 100% ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, करेक्ट है। तो चलिए आज यहीं पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू।